स्वाध्यायः परमः। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं श्याम मुरली मनोहर पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं लोकशाहीना नैतिक पायायो। इसका दूसरा हिस्सा आज हम चर्चा करेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें है कुछ सैद्धांतिक वैचारिक पहलुओं का स्पष्टीकरण, लोकतंत्र और जीवन पद्धति, लोकतंत्र के उद्भव का आधुनिक चरण, जॉन डेवी का क्या विचार है लोकतंत्र के नैतिक स्तंभ पर, और फिर हम सारांश के साथ इस पाठ को खत्म करेंगे। कुछ सैद्धांतिक और वैचारिक पहलुओं का जब हम स्पष्टीकरण करते हैं तो हम देखते हैं सहिष्णुता एक नैतिक आदर्श और एक सामाजिक सिद्धांत है। एक ओर सहिष्णुता व्यक्तिगत स्वायत्तता के लक्ष्य को बढ़ावा देती है, तो दूसरी ओर एक व्यक्ति को दूसरे के प्रति कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके मानदंड और नियम बनाने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। किसी भी मामले में सहिष्णुता का अर्थ लोगों को जो चाहे कहने या करने की छूट देना, अनुमति देना नहीं है। सहिष्णुता एक जटिल अवधारणा जिसका अर्थ अक्सर अहस्तक्षेप, उदासीनता, असीमित छूट जैसे भ्रमित करने वाले शब्दों में उलझा हुआ है। स्वतंत्रता की तरह सहिष्णुता का मूल्य भी सार्वभौमिक माना जाता है। अनुमति या अनुमोदन यह एक सामाजिक दृष्टिकोण है जो लोगों को वह करने की अनुमति देता है जो उन्हें सबसे अच्छा लगता है। अनुमति देना वह करने की अनुमति है जो किसी को पसंद है। यह एक नैतिक रूप से तटस्थ स्थिति है क्योंकि उस व्यवहार के बारे में कोई पूर्वाग्रह नहीं बनाया जा सकता कि वह अच्छा होगा या बुरा होगा, वह लोकाचार के हिसाब से होगा या नहीं। जब अधिकारी भाषणों, रैलियों, धरनों की अनुमति देते हैं तो उन कार्यक्रमों में जो भी अच्छा या बुरा कहा किया जाता है उसे सहमति या असहमति, स्वीकृति या अस्वीकृति नहीं कहा जा सकता। जबकि अनुमोदन के पीछे प्राधिकार की यह धारणा निहित है कि जो कुछ भी कहा या किया जाएगा वह व्यक्तिगत विवेक की कसौटी और सार्वजनिक व्यवहार के मानदंडों के अनुरूप होगा, उसके हिसाब से होगा। ऐसे अपेक्षित व्यवहार के लिए कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत या असीमित मूल्य या मानदंड उपलब्ध नहीं है। केवल जो अराजकतावादी विचारक हैं वो इस प्रकार की नैतिकता का समर्थन करते हैं कि सभी विचारधाराएं असीमित छूट की वकालत नहीं करती। वे किसी व्यक्ति के निरंकुश व्यवहार पर पूरा भरोसा नहीं करते, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का निरंकुश होना एक सामाजिक जो ताना बाना है उसके खिलाफ होता है। एक जो सोशल फैब्रिक है उसमें निरंकुशता की कहीं कोई जगह नहीं होती। इसके विपरीत सहिष्णुता का आदर्श उदारवादी परंपरा से अधिक निकटता से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। जब तक यह दूसरों के व्यवहार, विश्वासों, प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने का दावा करता है तब तक सहिष्णुता छूट की तरह लगती है। लेकिन दोनों स्थितियों के बीच विभाजन की एक पतली रेखा है। अस्वीकार्य व्यवहार या मान्यताओं को सहन करना सहिष्णुता नहीं है। अब इसके पीछे यह तथ्य हम देख सकते हैं कि गुलाम बनाए गए किसी गुलाम ने कभी गुलामी की स्थितियों का विरोध नहीं किया, उसने उस चीज को स्वीकार किया। तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसने सहिष्णु रूप से गुलामी को स्वीकार कर लिया। ये सहिष्णुता का बिल्कुल मतलब नहीं है। ऐसा मानना बिल्कुल बेतुका होगा। इसी तरह कोई पति जो अपमानजनक है, जो अपनी पत्नी को पीटता है, मारता पीटता है, तो उसके साथ उसकी पत्नी का रहना, इसको सहिष्णुता का भाव नहीं कहा जाएगा। इसके पीछे हम कह सकते हैं कि इस तरह की हरकत करने वाले के बराबर ही उसको सहने वाले भी बराबरी रूप से जिम्मेदार होते हैं। लोकतंत्र और जीवन पद्धति। लोकतंत्र के उद्भव का जो आधुनिक चरण है, आधुनिक समय में लोकतंत्र और जीवन शैली की सार्थक चर्चा और पृष्ठभूमि की जांच के लिए पिछले 4-5 शताब्दी का जो घटना है उसको देखा जाना बहुत आवश्यक हो जाता है। यूरोप में सामंतवाद का अंत जो फ्यूडलिज्म था, और ब्रिटेन में
संसदीय लोकतंत्र का जन्म, ये दो एक प्रमुख घटना रहा है जो लोकतंत्र और जीवन पद्धति को, आधुनिक जीवन पद्धति है, इसको समझने के लिए बहुत नितांत आवश्यक है। सामंती यूरोप में व्यक्ति और कुछ मामलों में पूरा समूह ये कई वेड़ियों में बंधे हुए थे। उनका काम और जगह तय थी। जो गांव में खेत में पैदा हुआ है उसके पिता और दादा द्वारा जो किया गया काम है वही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था। सामंती प्रशासन की अनुमति के बिना वो अपना जगह तक नहीं छोड़ सकते थे। उनको बिना बताए कहे वो कहीं जा नहीं सकते थे। अन्य किसी कार्य का चयन नहीं कर सकते थे। जन्म से ही उनका कर्म निर्धारित था। मतलब ऐसा था कि अगर कारपेंटर बढ़ई के घर कोई पैदा हुआ तो वो लकड़ी का काम करेगा, जो लोहार के घर पैदा हुआ तो वो लोहा का काम करेगा। तो एक सामंतवादी व्यवस्था थी जिसमें जन्म के साथ ही कर्म निर्धारित थे। समय के साथ साथ सामंतवाद जो था वो कमजोर हुआ और व्यक्ति को मुक्ति का मार्ग संभव हुआ। वह अपने हिसाब से अपने कार्यों का चयन अब कर सकता था। इसी तरह राजशाही धीरे धीरे समाप्त हो गई। चर्च केंद्रित आधिपत्य जो था वो गिर गया। तो इस परिवर्तन में जिन दो प्रमुख घटनाओं ने भूमिका निभाई वो इस प्रकार हैं कि 1688 में इंग्लैंड में हुई गौरवशाली क्रांति, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरी जो घटना थी वो 1700 से 1840 के दौरान इंग्लैंड में हुई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। तो जो ये पहली घटना थी 1688 में इंग्लैंड में जो गौरवशाली क्रांति हुई, जिसको रक्तहीन क्रांति कहा जाता, जहां खून का एक कतरा गिरे बिना एक व्यवस्था बदल जाती है। तो इस पहली घटना ने राजशाही से सत्ता छीनकर संसद को सौंप दी। तो संसदीय व्यवस्था का उद्भव होता है। इसी प्रकार प्रतिनिधि लोकतंत्र का जन्म होता है। राजशाही जो थी वो जारी थी, लेकिन अब वो केवल एक शोभायमान के लिए। यह संपूर्ण परिवर्तन रक्त की बूंद एक बूंद बिना बहाए हुई, तो इसीलिए इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। इसी तरह सामंती काल का जो दम घोटू, गरीबी से त्रस्त अस्तित्व असहनीय हो गया था। सामंतवाद, राजशाही और चर्च की सर्वोच्चता के खिलाफ विरोध की एक बड़ी लहर उठी, जिसने गगनभेदी आवाज उठाई और मांग की, हमें करने दो, हमें जाने दो। मतलब हमें जो अच्छा लगे हमें वो करने दो और हमें जहां जाना है वहां जाने दो। एक जो सामंती व्यवस्था थी कि जन्म से कर्म का निर्धारण था, एक जो सामंती व्यवस्था थी जहां वो बिना अपने फ्यूडल लॉर्ड्स को बताए कहीं जा नहीं सकते थे, इस व्यवस्था को बदलने की मांग उठी। ऐसे औद्योगिक क्रांति ने नई शक्ति का संचार किया और मुक्त व्यक्तियों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति और आकांक्षाओं को नए अवसर दिए, जिसे आज हम पासपोर्ट के नाम से जानते हैं। इसमें जो पासवर्ड है, इसका मतलब था कि एक देश से दूसरे देश में जाने की इजाजत, और पोर्ट का मतलब था बंदरगाह। तो स्वच्छंद रूप से एक व्यक्ति दूसरे बंदरगाह जाकर जो बिजनेस कर सके, तो इस वजह से ये पासपोर्ट आधिकारिक रूप से उद्भव हुआ और ये व्यवस्था का हिस्सा बना। हालांकि उपनिवेशवाद का उदय और तीसरी दुनिया के अनगिनत देशों का सदियों से चला आ रहा शोषण और गुलामी एक दुर्भाग्यपूर्ण ऐतिहासिक घटना रही है। इसी अवधि के दौरान जॉन लॉक 1632-1704 ने प्रतिनिधि लोकतंत्र के बुनियादी राजनीतिक सिद्धांतों की स्थापना की। समानता, सहमति के आधार पर सरकार का गठन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वकालत, राज्य सत्ता पर नियंत्रण, सरकार की संसदीय प्रणाली जैसे लोकतंत्र के शाश्वत आदर्शों को बरकरार रखा। एडम स्मिथ ने 1776 में आर्थिक अधिकारों और स्वतंत्रता तथा मुक्त बाजार की पुरजोर वकालत की। सदियों से गांव में मोची, कुम्हार, लोहार, दर्जी, बढ़ई, सुनार, किसान, नाई, सफाई कर्मी, कर्मकांडी, व्यापार से जो बंधा आदमी था वो आजाद हो गया कि वो जन्म से जो कर्म का निर्धारण था वह इससे मुक्त हो गया कि अब बढ़ई का जो बेटा है उसको जरूरी नहीं कि वो कारपेंटर का ही काम करे, जो बार्बर नाई का बेटा है जरूरी नहीं वह बाल काटने का काम करे। तो इस प्रकार जन्म से जो कर्म का निर्धारण सामंती व्यवस्था था इसका समापन होता है। सामंती काल में व्यक्ति को अपने गांव में
खेत में, क्षेत्र में अपने परिवार, पलिया, समाज, जाति का संरक्षण प्राप्त होता था। लेकिन परिवर्तन के बाद राज्य जो बना वो व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए एक नई संस्था के रूप में उभर के सामने आया। जैसे जब सामंती व्यवस्था था तो लोग गांव में रहते थे, उनका जन्म से कर्म का निर्धारण था, तो एक व्यवस्था का हिस्सा बन गए थे जहां पे परिवार, एक एक्सटेंडेड फैमिली या उसका जो कास्ट था उसका उसको संरक्षण प्राप्त होता था। पर जब राज एग्जिस्टेंस में आया तो ये व्यवस्था खत्म हो गई और राज्य एक संरक्षण व्यवस्था के रूप में सामने आता है। इस परिवर्तन की सफलता के लिए एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जिम्मेदार है। राज्य ने व्यक्ति को एक नागरिक के रूप में नई पहचान दी और व्यक्ति को यह निर्णय लेने का अधिकार दिया कि किसी भी व्यक्ति के लिए क्या अच्छा और सर्वोत्तम है, इसका निर्णय, इसका डिसीजन वो खुद से करे। इसलिए व्यक्ति पर अपने भीतर असंख्य विकल्पों के बारे में निर्णय लेने की नई और कठिन जिम्मेदारी आ गई। हर कोई इसके लिए तैयार नहीं था। किसी भी मुद्दे पर पक्ष, विपक्ष, लाभ, हानि, ये सब जांचने के बाद निर्णय लेना एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया। व्यक्ति में निर्णय लेने की शक्ति को पोषित करने और विकसित करने के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई। अधिकांश देशों में राज्य अभी भी मुफ्त और कम लागत वाली शिक्षा प्रदान कर रही है। मुक्त बाजार का विकास स्वतंत्र व्यक्ति के साथ साथ हुआ। नई प्रणालियों का जन्म सतर्कता के रूप में हुआ ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक उपभोक्ता के रूप में व्यक्ति के हितों को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। आधुनिक लोकतंत्र की जब हम बात करेंगे तो इसके विकास के मुख्यतः 3 चरण हैं। पहला उदारवादी, दूसरा कल्याणकारी राज्य और तीसरा समाजवादी। सृजन, विकास और समापन की यह प्रक्रिया विभिन्न रूपों में आज भी अनवरत जारी है और लोकतंत्र को अधिक से अधिक समृद्ध, सशक्त, उपयोगी और आदर्श बनाती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का केंद्र बिंदु है, लोकतंत्र की आत्मा है। दुनिया में लोकतंत्र के अनुरूप जीवन शैली विकसित करने की अभी तत्काल आवश्यकता है। सदियों से आंतरिक और वैश्विक प्रवासन ने समाज के जनसांख्यिकी पैटर्न को बदल दिया है। वैश्विक समाज अधिक विविध और बहुसांस्कृतिक हो गया है। सह अस्तित्व अधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण हो गया है। ऐसे में सभी नागरिकों और राज्य समाज की ये जिम्मेदारी बनती है कि वे लोकतंत्र के मूल्यों के अनुरूप जीवन शैली विकसित करें। अब इसमें हमको ये समझना जरूरी है कि जिस तरह से प्रवासन बढ़ा उसी तरह से धीरे धीरे बहुसांस्कृतिक वाद बढ़ा। लोग एक जगह से दूसरे जगह कमाने, खाने और बेहतर जीवन पद्धति के लिए जाने लगे। तो ऐसे में कोएग्जिस्टेंट जो सह अस्तित्व का व्यवस्था है वो एक चुनौतीपूर्ण हो गया। तो अब ये समाज, राज्य की जिम्मेदारी है कि वह लोगों में ऐसी जीवन शैली विकसित करें जहां पे लोकतंत्र के मूल्यों के अनुरूप व्यवहार किया जाए, लोकाचार की जो भावना हो वो एक दूसरे के सह अस्तित्व में विश्वास करे। अब हम चर्चा करेंगे जॉन डेवी के विचारों पर। डेवी नामक प्रसिद्ध अमेरिकी विचारक ने लोकतंत्र को जीवन का एक संदर्भ और स्वरूप मानकर इसके बारे में कुछ टिप्पणियां प्रदान की है। उनके अनुसार लोकतंत्र एक विशिष्ट राजनीतिक स्वरूप वाली इकाई से अधिक एक विशाल वटवृक्ष जैसी इकाई है। लोकतंत्र का राजनीतिक और सरकारी स्वरूप एक ऐसा साधन मात्र है जो मानव व्यक्तित्व के विकास और निर्माण तथा मानवीय संबंधों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अब तक निर्मित और उपलब्ध सरकार के सभी साधनों में सर्वोत्तम है। लोकतंत्र व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टिकोण से जीवन जीने की एक साझा क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक विरासत है। सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में विकसित और संचालित जीवन शैली लोकतंत्र के लिए एक उपकरण और उपाय होने के दोहरे उद्देश्य को पूरा करती है। डेवी मौलिक लोकतंत्र पर अधिक जोर देते हैं जबकि प्रक्रियात्मक जो लोकतंत्र का सीमित महत्व बताते हैं। लोक चुनाव प्रणाली, सरकार का गठन, कानून बनाना और लागू करना लोकतंत्र के उदाहरण हैं। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र का जो मतलब होता है वो सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार
आवधिक जो चुनाव होते हैं, जो एक गुप्त मतदान की व्यवस्था है, इसके बारे में बात करता है। वास्तविक लोकतंत्र का जो बात है वो राजनीतिक दलों में जो कथित तौर पर लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके इंटरनल डेमोक्रेसी और उसकी कार्य पद्धति के बारे में चर्चा करता है। डेवी के अनुसार सार्वभौमिक मताधिकार विभिन्न स्तरों पर आवधिक चुनाव, राजनीतिक शक्ति रखने वाले प्रतिनिधि और सरकार में कार्यरत लोगों की मतदाताओं के प्रति जवाबदेही और लोकतांत्रिक सरकार के अन्य संरचनात्मक कारकों को केवल उपकरणों के रूप में देखा जाना चाहिए। इसका मतलब सार्वभौमिक मताधिकार और जो आवधिक चुनाव होते रहते हैं ये केवल लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का अंतिम लक्ष्य और अंतिम मूल्य ये नहीं है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए इन सभी साधनों का उनकी प्रभावशीलता की दृष्टि से समय समय पर परीक्षण किया जाना चाहिए कि ये कितने प्रभावी हैं। आज विश्व में लोकतांत्रिक शासन का आदर्श सर्वोत्तम राजनीतिक विकल्प के रूप में विकसित हुआ है। इसका मानना है कि विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से प्रभावित होने वाले सभी लोगों को इसके उद्भव और प्रबंधन में पर्याप्त रूप से भाग लेना चाहिए। यदि व्यक्ति संस्थाओं से प्रभावित होते हैं तो संस्थाएं व्यक्तियों की चेतना और सक्रियता से भी प्रभावित हो सकती हैं। मतलब इसका कहने का अर्थ ये है कि जैसे जो व्यक्ति है वो संस्थाओं से प्रभावित होते हैं, जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सरकारें हैं, चुनाव हैं, ये व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। तो इसी प्रकार जो व्यक्ति की अपनी कॉन्शियसनेस है, उसकी जो चेतना है, जो इसकी एक्टिविटी है, वो भी ये चुनावी व्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं, वो राज्य को प्रभावित कर सकती हैं, वो सरकार को प्रभावित कर सकती हैं। तो सामूहिक जनहित के लिए संस्थाओं को वांछित आकार देने की आवश्यकता है। लोकतंत्र की बुनियाद प्रत्येक व्यक्ति नागरिक की क्षमता, ताकत, धारणा, बुद्धिमत्ता, सहिष्णुता और साझा सहयोग और अनुभव में विश्वास में निहित है। ये गुण पूरी तरह से जन्मजात नहीं है, लेकिन अनुकूल वातावरण और समय पर अवसर मिलने पर नए ज्ञान और ज्ञान के क्रमिक अधिग्रहण के माध्यम से विकसित किए जा सकते हैं। जबकि अधिनायकवाद जो है वह यह विश्वास है कि कुछ लोग शासन करने के लिए आवश्यक प्रवृत्ति और बुद्धि लेके पैदा होते हैं। मतलब राजा का बेटा जब पैदा हुआ तो वो राजा बनेगा, ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र से आस्था और विश्वास का उठना ये हाल की घटना है। जब तक पुरानी मान्यताएं और जीवन को देखने का पुराना तरीका, नजरिया और उसका आदत नहीं बदलता, तब तक जो सत्ता है उसका एक तरफा नियंत्रण समाज और सामाजिक व्यवस्था पर बना रहेगा। व्यक्तियों में असमान बुद्धि हो सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक जो विचारधारा है उसका मानना है कि हर किसी में यथास्थिति में योगदान करने की क्षमता होती है। लोकतंत्र की समतावादी जीवन शैली में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कुशलता, योग्यता, रुचि के अनुसार सामान्य कल्याण में योगदान देने का अवसर मिलना ही चाहिए। डेवी ने लोकतांत्रिक जीवन शैली के निर्माण के लिए लोकतांत्रिक ढंग से जिए गए जीवन के व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बौद्धिक शक्ति को प्रभावी ढंग से साझा करने के महत्व पर प्रकाश डाला। डेवी ने लोकतंत्र के बारे में हमारे मन में स्वाभाविक बन चुकी कि जो चाहे करने की आज़ादी, इस धारणा का विरोध किया, उसके खिलाफ लाल झंडा उठाया। और इसके पीछे कहा जाता है कि जो बधी हुई मनोदशा है कि जो मैं कहूँगा, जो मैं करूँगा वही सही है, ये स्वतंत्र क्रियाएं भी भ्रम और अव्यवस्था पैदा करती हैं। जब हम एक मनोदशा में बंधे हुए होते हैं कि जो मैं बोलूँगा, जो मैं कहूँगा, जो मैं करूँगा वो सही है, तो ये एक भ्रम की स्थिति होती है। स्वतंत्रता के अधिकार पर आधारित सभी कार्यों को एक मजबूत बौद्धिक समर्थन होना चाहिए। अतः यह ध्यान में रखना चाहिए कि लोकतंत्र की स्वतंत्रता का आदर्श किसी व्यक्ति को अपनी मनमानी करने की इजाजत नहीं देता। बिल्स ऑफ राइट्स में भी पुष्टि और संरक्षित स्वतंत्रताएं इस प्रकार हैं, जो है विश्वास और विवेक की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवाद और चर्चा के लिए बैठकें आयोजित करने का अधिकार, नए संचार के सार्वजनिक साधनों के उपयोग की स्वतंत्रता। लोकतंत्र में इन सभी स्वतंत्रताओं की गारंटी है।
ये अधिकार एक स्वतंत्र और स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा संरक्षित हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण धारणा यह है कि इन स्वतंत्रताओं के बिना व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता, जिससे न केवल उसके व्यक्तिगत हानि होगी बल्कि व्यक्ति में जो प्रतिभा विकसित की है, जो उसके अंदर जो टैलेंट है, उसका लाभ समाज को भी नहीं मिलेगा। सामाजिक व्यवस्था उससे उसके जो टैलेंट है उससे अछूता रह जाएगा। व्यक्ति लोकतांत्रिक जीवन शैली की मूल इकाई है, जिसकी स्वतंत्रता एक आदर्श लोकतांत्रिक समाज के निर्माण में योगदान देती रहती है। अब हम सारांश पर चर्चा करें उससे पहले हम चर्चा करेंगे कि जो भारतीय व्यवस्था है, भारतीय परिप्रेक्ष्य है, जो टॉलरेंस का, सहनशीलता का, सहिष्णुता का, तो भारतीय जो व्यवस्था रही है उसमें सहनशीलता इसके मूल में रहा है। जो जब हम राम राज्य की संकल्पना करते हैं, जब हम फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और बंधुता की बात करते हैं, तो ये भारत के लिए कभी अछूता नहीं रहा, भारत के लिए कभी ये नया नहीं रहा। हम जब राम राज्य की बात करते हैं तो हम एक समता मूलक समाज की बात करते हैं। हम जब प्राचीन काल में देखते हैं तो जहाँ महर्षि याज्ञवल्क्य हुए वहाँ गार्गी भी हुई। तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं रहीं जब आक्रांता भारत में आए, मुगल का एक दौर रहा, हम देखते हैं फिर ब्रिटिशर्स आए जो उनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। इस तरह से उन्होंने सामाजिक ताना बाना इस तरह से गढ़ा कि एक खाई बनी, और उसी खाई के आज हम भुक्तभोगी हैं कि जो समाज में जातिवाद एक नासूर बनती जा रही है, लिंग भेद जो एक समस्या के रूप में हमारे सामने आज खड़ा है। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं थी वो भारत की कभी हिस्सा नहीं रही हैं, लेकिन जो आक्रांताएं आए, जो मुगल हमारे यहाँ एक लंबे समय तक उनका शासन रहा, उनकी जो व्यवस्थाएं थी, इसकी वजह से कुछ हद तक जो भारत का अपना नैसर्गिक जो नेचुरल एक सोशल फैब्रिक था वो थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद काफ़ी हद तक हम उससे पार पाने की कोशिश किए और ये अनवरत जारी है। अब हम सारांश पर चर्चा करेंगे। तो इस जो पाठ का सारांश है, समग्र व्यापक समझ हासिल करने के लिए सहिष्णुता की जो अवधारणा है उसका अर्थ, उपयोगिता और महत्व पर चर्चा करता है, जो लोकतंत्र की कई महत्वपूर्ण नैतिक नींवों में से एक है। सहिष्णुता की जो अवधारणा है वो लोकतंत्र के लोकप्रिय मूल्यों की तरह उसको प्राथमिकता नहीं दी गई है। जो पहले लेक्चर में हमने चर्चा किया था कि हम जब पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस, राज्यशास्त्र, तो उसमें लिबर्टी, फ्रेटर्निटी इसकी चर्चा काफ़ी होती है, पर टॉलरेंस की जो चर्चा है, जो सहिष्णुता की चर्चा है, वो एक अध्याय के रूप में हम उस पर थोड़ा कम ध्यान दे पाए हैं। यह गर्व की बात है कि संविधान सभा और भारत का जो संविधान है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन मूल्यों से अवगत रहा और उनका चिंतन, उनकी चिंता, चिंतन और समाधान करता रहा। अलग अलग पहचानों, प्रथाओं और विचारधाराओं के मतभेद को सुनने, सहने, करने और उसको डाइजेस्ट करने, पचाने की जो तत्परता है, शांतिपूर्ण अस्तित्व की दिशा में पहला कदम है। हम ली बोलिंगर को पढ़ें। टॉलरेंट सोसाइटी में इस अवधारणा का अर्थ, परिभाषा और प्रकृति वो समझाए हैं। सहिष्णुता और मुक्त अभिव्यक्ति के बीच संबंधों का एक तुलनात्मक विश्लेषण करता है और मुक्त अभिव्यक्ति के कारण होने वाली जो क्षणिक श्रवण क्षति है उस पर काबू पाने की सिफारिश करता है। यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अविवेकपूर्ण प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो वक्ता और श्रोता दोनों को नुकसान होता है। अतः बोलने और सुनने की स्वतंत्रता तथा दोनों प्रकार के व्यक्तियों के पालन न करने के कर्तव्य को सुरक्षित करना एक समाधानकारी मानसिकता और जीवन शैली विकसित होनी चाहिए। दुनिया भर के देशों में सार्वजनिक समझ और सार्वजनिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने वाला वातावरण बनाने की तत्काल व्यवस्था है। लोकतंत्र और जीवन शैली के बीच संबंध को बेहतर ढंग से समझने के लिए लोकतंत्र के उद्भव के आधुनिक चरण का परीक्षण करें। पिछले 4-5 शताब्दियों से लोकतंत्र का विकास हो रहा है। एक व्यक्ति को सामंती बंधनों से मुक्त कर दिया गया, वह जो चाहे करे, जहाँ चाहे वहाँ जाए, परंतु यदि सभी व्यक्ति इस स्वतंत्रता का उपयोग अनियंत्रित, बेलगाम रूप से करेंगे तो व्यवस्था जो है वो चरमरा जाएगी, टूट जाएगी।
जॉन डेवी ने गहन विचार के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि लोकतंत्र एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है, बरगद का पेड़ है। सरकार बनाने और चलाने के यांत्रिक पहलुओं को छोड़कर लोकतंत्र एक मौलिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। सरकार एक सहायक संस्था है, जबकि लोकतंत्र के मूल्य और आदर्श अंतिम लक्ष्य हैं। नागरिकों की जागरूक भागीदारी आवश्यक हो गई है। डेवी ने महसूस किया कि मन या मस्तिष्क की स्वतंत्रता बाहरी रूप से स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। यदि मन में स्वतंत्रता स्थापित हो जाए तो वह कर्म में निश्चित रूप से झलकेगी। एक बंधक जो मानसिकता है उसको मुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि यह स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए आवश्यक जीवन शैली में एक तरह से बाधा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं अभी के लिए विदा लेता हूँ। आगे फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।